नमस्कार। लोकतंत्र क्या है? बंधुओं, लोकतंत्र के कई परिभाषा आप लोगों ने सुना होगा, किंतु आज मैं जो बात करने चाह रहा हूं वह परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, आमजन, पीपुल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और तंत्र का मतलब होता है एक तरह की व्यवस्था। मतलब अभी तक आप लोगों ने सुना है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था। लेकिन जो मैं इस परिभाषा से अलग हटकर को बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तंत्र का मतलब समझना होगा। तंत्र क्या है? बंधुओं, प्रवत प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार तंत्र का जो तांत्रिक व्याख्या है उसमें इस दुनिया में जितने भी स्पंदन हैं सभी के बीजाक्षर हैं। तो उसी तरह से त जो है वह जड़ता का बीजाक्षर है और त्रय धातु में ड प्रत्यय लगने से त्र निष्पन्न होता है और त और त्र दोनों के मेल से तंत्र शब्द बनता है। तो तंत्र क्या है? तो त्र मतलब त्राण। त्राण का मतलब होता है मुक्ति। तो त जोड़ तर त्र तंत्र मतलब जड़ता से मुक्ति। जड़ता क्या है? आम बोलचाल की भाषा में या विज्ञान की भाषा में जड़ उसे करते हैं जो मूवमेंट नहीं करता है, जो गति नहीं करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वे सजीव प्राणी हैं पर वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। एक जगह स्थिर रहते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है, तो त्र का मतलब होता है त्राण, मतलब मुक्ति, मतलब जड़ता से मुक्ति दिलाने वाला जो सिस्टम है उसी को तंत्र कहा जाता है। तंत्र क्या करता है कि गति प्रदान करता है, मानव जीवन को गतिशील करता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी विधि व्यवस्था जो लोगों के जीवन में गति ला दे, जीवन को गतिशील कर दे। मतलब उसकी जो जीवन यात्रा है उसमें स्पीड ला दे, द्रुति ला दे, वह लोकतंत्र कहलाता है। तो अभी बहुत सारे लोकतंत्र हैं। भारत में जो लोकतंत्र है वह राजनीतिक लोकतंत्र है। जिसकी परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था। चलिए, इस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भारत की जो आम जनता है उनको बहुत सारे राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं।
जैसे प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, अपने मत के द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। हर 5 साल में हम प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं और वे प्रतिनिधि जाकर सरकार बनाती है और सरकारें भारत के 137 करोड़ जनताओं के लिए अपना नीतियां बनाती हैं। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुए 70 साल से अधिक हो गए, 72 साल हो गए। इतने लंबे अरसे के बाद भारत के आम लोगों को का जीवन कितना प्रगति किया तो सामने है। एक बात बताना देना चाहता हूं बंधुओं कि विकास और प्रगति दोनों शब्द आम बोलचाल के भाषा में दोनों को समानार्थी शब्द माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। विकास और प्रगति में अंतर है, इसको जानना चाहिए हर व्यक्ति को। विकास का मतलब होता है कि मनुष्यों का या जीव जंतुओं का, जो सजीव प्राणी, उनका भौतिक और मानसिक समृद्धि। जैसे धन दौलत, जमीन जायदाद, वगैरह जो है, रुपए पैसे, इसमें जब वृद्धि होती है तो हम अब कहते हैं कि विकास हो रहा है। फिर ज्ञान विज्ञान, शिक्षा दीक्षा, बौद्धिक दृष्टिकोण से, तो आर्थिक दृष्टिकोण से और बौद्धिक दृष्टिकोण से, मतलब भौतिक संपदाएं में वृद्धि होती है, मानसिक संपदाएं में वृद्धि होती है, तो इसको विकास कहा जाता है। लेकिन भौतिक संपदा में वृद्धि हुई, मानसिक संपदा में वृद्धि हुई, और जब इन संपदाओं का दुरुपयोग करते हैं, इन भौतिक संपदाओं, मानसिक संपदाओं को अर्जन करके इसको जो है सो अपने आध्यात्मिक विकास में नहीं लगाते हैं, अपने आत्मज्ञान की वृद्धि में नहीं लगाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, एक मनुष्य का लक्ष्य है परम चैतन्य को प्राप्त करना, परम चैतन्य में प्रतिष्ठित होना, परमानंद को प्राप्त करना। तो ये जो भौतिक मानसिक समृद्धि को आध्यात्मिक विकास में, अपने ज्ञान की वृद्धि में नहीं लगाते हैं, आत्मज्ञान में नहीं लगाते हैं, तो ये विकास है। लेकिन जो ही ये भौतिक समृद्धि, मानसिक समृद्धि को से जीवन को सुलभ बना करके और अपना बाकी समय को इनके सहायता से आध्यात्मिक विकास में लगाते हैं, आध्यात्मिक लब्धि में लगाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगाते हैं, साधना में लगाते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं, परम चैतन्य को प्राप्त करने में, परम पुरुष की प्राप्ति में, मुक्ति मोक्ष के क्षेत्र में, जन सेवा में लगाते हैं, भागवत धर्म में लगाते हैं। भागवत धर्म क्या है? विस्तार, रस, सेवा, तद स्थिति। मतलब भौतिक समृद्धि को जब मनुष्य के पास अन्न, धन, संपत्ति, रुपए, पैसे, शिक्षा दीक्षा जब समृद्धि आ जाती है, तब मनुष्य उसको उसके सहारे से अपने मानसिक विस्तार, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सेवा में लगाता है, निस्वार्थ सेवा। तो इसको करते करते, आध्यात्मिक अनुशीलन करते करते वह तदस्थिति को प्राप्त करता है। मतलब तदस्थिति का मतलब होता है मनुष्य का लक्ष्य क्या है?
मनुष्य का लक्ष्य है अनंत से आया है, मतलब परम ब्रह्म से मनुष्य आया है, परम ब्रह्म में मिलना, मतलब आनंद, परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य इधर उधर भटकते रहता है, उसको प्राप्त करता है, तब उसको कहते हैं प्रगति। तो बंधुओं, एक दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र। तो प्रौद्ध प्रणेता प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। आर्थिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र ठीक उसी तरह से है जैसे मक्खन के विहीन छाछ। तो आर्थिक लोकतंत्र क्या है? अर्थ का मतलब होता है कि वे भौतिक संपदाएं, भौतिक मानसिक संपदाएं जो मनुष्य के प्रगति में सहायक होते हैं। जैसे मनुष्य को के शरीर रक्षा के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य को इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए 5 मूलभूत चीज की आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को। वो क्या है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये 5 चीज प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जरूरत है। तो ये 5 चीजों को प्राप्त करने में, हासिल करने में जो भौतिक संपदाएं मनुष्य को सहयोग करती हैं, उनको अर्थ कहा जाता है। और ये 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। जो सिस्टम है, जो तरीका है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। किसी एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं। और ये 5 मूलभूत चीजों की पूर्ति के लिए अलग अलग गुण संपन्न लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यक्ति एक दूसरे से सहायता लेता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है और हर मनुष्य में अलग अलग क्वालिटी है। कोई बुद्धि से संपन्न है, कोई शरीर से संपन्न है, तो अलग अलग है। और सबको मिलकर के जब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं क्षमता के अनुसार, तो एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने में, प्रगति करने का अवसर मिलता है। इस तरह की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जब यह आर्थिक लोकतंत्र कब कहा जाता है? या ऐसी अर्थव्यवस्था जिस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को 5 मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको देने के लिए गारंटी दिया जाता है, उसको कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र। प्रौद्ध प्रणेता प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्यानंद मूर्ति जी ने अपने प्रौद्ध आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दर्शन में ऐसी व्यवस्था दिया है उन्होंने कि उस व्यवस्था को पालन करके अगर आगे चला जाए, काम किया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी के साथ 5 मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति की जा सकती है। इसी को उन्होंने कहा आर्थिक लोकतंत्र। तो आर्थिक लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी। दूसरा आर्थिक लोकतंत्र की विशेषता है, कहते हैं
कि 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी देने के साथ साथ वो जो पांचों मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका दिन प्रतिदिन उसका स्टैंडर्ड मतलब उसका लेवल जो है स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आज के डेट में किसी के पास 2 रूम के पक्का का मकान है, आने वाले समय में उसको जीवन को और सुखमय बनाने के लिए 4 पक्के का मकान बना सकता है। उसमें एसी लगा देगा, उसमें पंखा लगा देगा, उसमें सारी सुख सुविधाएं जो लेटेस्ट आधुनिकतम जो सुख सुविधाएं हैं वो तो इस तरह से बढ़ते जाए। अब खाने पीने का है कि आज के डेट में मान लो किसी को दाल रोटी मिलता है तो आने वाला समय में उसको दाल रोटी घी पापड़ दूध मक्खन भी मिले। मतलब ये जो है सब प्रोग्रेसिव टाइप का प्रगतिशील इसको उन्होंने कहा, इसलिए प्रवृत्ति का नाम है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, प्रगतिशील नेचर का होगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए श्री प्रभात सरकार ने कहा कि 5 मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति तो प्रथम पेज में हम कर देंगे, साथ साथ ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि लोगों की क्रय क्षमता निरंतर बढ़ता रहे। जब उसकी क्रय क्षमता बढ़ती जाएगी तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तो तब वो क्या है, फिर आगे उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की, वैज्ञानिक अन्वेषण को का प्रमुखता देना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना होगा ताकि लोगों का जीवन सुलभ सुखमय बने और उनके पास आने वाला समय में समय बचे, कम मेहनत करना पड़े, समय का बचत हो। फिर आगे उन्होंने कहा कि जब समय का बचत होगा तो उस समय का सदुपयोग मनुष्य अपने मानसिक आध्यात्मिक प्रगति में करेगा, ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा प्रवृत्ति व्यवस्था के तहत। क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिजीवी है, मनुष्य को अनंत इच्छा है, अनंत पाने की इच्छा है। तो अनंत जब तक मनुष्य नहीं पा सकेगा, जब तक अनंत का स्वाद नहीं ले पाएगा, तब तक मनुष्य दौड़ता रहेगा, भटकता रहेगा। इसके लिए सही ट्रैक पर चलने के लिए मनुष्यों को प्रशिक्षण देना लाना प्रवृत्ति व्यवस्था का काम है। उसके लिए सबसे पहले जो मनुष्य दिन रात पेट की चिंता के पीछे भाग रहा है, आज का मनुष्य क्या है, दिन रात केवल अपना सरवाइव करने के लिए ये 5 मूलभूत चीजें हैं, उन्हीं को जुटाने के लिए, जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद में पूरी जिंदगी लगा दे रहा है। तो जब वो ये भौतिक वस्तुओं के पीछे मनुष्य जब अपना पूरा समय लगा देगा, भाग दौड़ में लगा देगा, तो फिर वो आत्मज्ञान की बात क्या करेगा, वो साधना कैसे कर सकता है। और जब साधना नहीं करेगा तब तक आत्मज्ञान होगा नहीं। अब आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, और तब तक मनुष्य के अंदर जो अनंत भूख है वो मिटेगा नहीं। तो प्रवृत्ति व्यवस्था कहता है कि हम ऐसी व्यवस्था देंगे ताकि निरंतर मनुष्य का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता जाए और आने वाले समय में उनके पास समय का बचत ज़्यादा हो, मेहनत कम करना पड़े, और उस समय का सदुपयोग वो अपने आत्मविकास में लगाए, मतलब अपना आध्यात्मिक मानसिक प्रगति में, ज्ञान विज्ञान के प्रगति में लगाएगा। ये है आर्थिक लोकतंत्र। फिर कहते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी संपदाएं हैं, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक आदि भौतिक जो भी संपदाएं हैं, सबका अधिकतम उपयोग करने की बात है। आज के डेट में क्या है कि इस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में जो भौतिक संपदाएं हैं, अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में उसका सदुपयोग, अधिकतम उपयोग नहीं हो रहा है, उसका रिसाइकिल नहीं हो रहा है। रिसाइकिल करने का टेक्नोलॉजी है पर रिसाइकिल नहीं हो रहा है। बहुत सारे देख रहे हैं
जो एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं यूं ही, कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उसका रिसाइकिल करके फिर से हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तो अधिकतम उपयोग जब करेंगे तो जो भौतिक संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है वह लंबे समय तक चलेगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। उसके दो फायदे, एक तो है कि वो लंबे समय तक चलेगा, दूसरा है प्रदूषण नहीं फैलेगा, प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, तीसरा है कि ये जो पर्यावरण है वो दूषित नहीं होगा। अभी जो जंगल लगातार काटे जा रहे हैं जिसके चलते जो जीव जंतु हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ये सब कंट्रोल होगा। तो अधिकतम उपयोग उसका करने की बात है। और सबसे बड़ी बात प्रभात रंजन सरकार ने कहा कि ये जो 5 मूलभूत आवश्यकताओं की जो गारंटी देने की बात कहा गया है उसमें सबसे बड़ा रोल है कोऑपरेटिव सिस्टम का। लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे। मिलजुल करके प्रयास करना किसी भी क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, कोऑपरेटिव कहलाता है। आर्थिक क्षेत्र में कोऑपरेटिव का अहम भूमिका है। उसका सबसे पहले जो पहलू है वो है क्या कि जो संसाधन जहां पर उपलब्ध है उसका सदुपयोग वहीं पर होगा। उससे संबंधित जितने भी छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग उसी क्षेत्र में लगे, उसी क्षेत्र में प्रोडक्शन हो और उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्शन हो और वहीं के लोगों को रोजगार मिले। बाहरी लोग आकर के वहाँ पे न बिजनेस करें, न उद्योग धंधा लगावें, न रोजगार करें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही किसी चीज़ का आयात किया जाए। कोशिश किया जाए कि अपने यहाँ जो संसाधन है उसी से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अगर जरूरत पड़े भी आयात करने का तो वस्तु विनिमय विधि का पालन करना चाहिए। यह प्रभात रंजन सरकार का विचार है। आज की डेट में क्या है कि ठीक उल्टा है। स्थानीय लोगों का अपने आर्थिक विकास का जो मॉडल तैयार करना है, जो योजना तैयार करना है, उसकी भागीदारी नगण्य है। राजनीतिक लोकतंत्र के तहत एक वोट देकर